नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। दोस्तों, आज की हमारा जो टॉपिक है वह भाषा कौशलों का जो टॉपिक चल रहा था उसी में अगला कौशल है पठन कौशल। पठन कौशल के विषय में हम चर्चा करते हैं आज इस क्लास में। भाषाई कौशलों में पठन कौशल की हम बात करें तो ये तीसरा कौशल है। इसका मुख्य उद्देश्य पढ़कर अर्थ ग्रहण करना है, पठित्वा अर्थ ग्रहणम। यदि हम बात करें इसके प्रकृति स्वरूप की तो ये मूर्तभाषी कौशल है, लिपि विज्ञान से संबंधित है। इसका संबंध अर्थ ग्रहण से। आप ऐसे कह सकते हैं सुन करके भी अर्थ ग्रहण होता है, पढ़ करके भी अर्थ ग्रहण होता है, लेकिन आप ये सुनने की अपेक्षा पढ़ने से अर्थ ग्रहण अधिक होता है। ये आप विशेष बात कहेंगे। विषय वस्तु को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। यदि हम बात करें तो चारों कौशलों में पठन कौशल हैं वो अति महत्वपूर्ण माना जाता है। जो आप 3R की जो प्रक्रिया समझते हैं, रीड, राइटिंग, रिथमेटिक, उसमें भी आप रीडिंग की जो बात करते हैं वो सबसे पहले आता है। नवीन अपरिचित जो ध्वनियाँ होती हैं उनको पढ़ करके उनका अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। तो फिर अर्थ ग्रहण करने में भी पठन जो कौशल है वो भी, अगर हम उसके भेद की बात करें तो इसके भी भेद फिर अलग अलग रूप में होते हैं। एक तो उच्चारण के साथ पढ़कर अर्थ ग्रहण करना और एक मन ही मन पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। यदि उच्चारण के साथ पढ़ करके आप अर्थ ग्रहण कर रहे हो तो उसे सहस्वर वाचन कह देंगे। मन ही मन पढ़ करके अर्थ ग्रहण करें तो वो मौन वाचन कहलाएगा। फिर सहस्वर वाचन में भी आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन होता है, और मौन वाचन में द्रुत मौन वाचन, गहन मौन वाचन होता है। सहस्वर वाचन की अपेक्षा गहन जो मौन वाचन है उससे अर्थ ग्रहण ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में अपन बात करें इस पठन शिक्षण की विधियों की। पठन शिक्षण की विधियों में जैसे वर्णोच्चारण विधि कह दे, पद पद्धति कह दें, अपन वाक्य गठन कह दे हैं, अनुकरण विधि कह दो, आप इसी को कहें ऐसे भाषा यंत्र विधि है, चित्र विधि है, चित्र मिलान विधि जिसे हम कह सकते हैं, ये इसकी विधियाँ हैं। तो आज की ये जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में अपन ये जो बातें करें पठन क्या है, इसका भेद, पठन के भेद कितने हैं, पठन के उद्देश्य पठन कौशल के उद्देश्य क्या हैं, फिर आप ऐसे कहें सहस्वर वाचन के उद्देश्य क्या हैं, मौन वाचन के उद्देश्य क्या है, और पठन शिक्षण की विधियां क्या हैं, ये जो सारी जो चर्चा है आज की हम इस क्लास में डिटेल से करने वाले हैं। तो पठन कौशल अपने आप में एक महत्वपूर्ण कौशल है और इससे हर बार एग्जाम में प्रश्न आता ही रहता है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कौशल जो है तीसरा, पठन कौशल। पठन कौशल के मुख्य उद्देश्य की बात सबसे पहले, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पठित्वा अर्थ ग्रहणम। एक तो बात ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी होगी। पठन का मुख्य उद्देश्य हो गया पठित्वा अर्थ ग्रहणम। उसके बाद नंबर के पठन शब्द पठ वक्तायाम वाची धातु से बना है, जिससे तात्पर्य है अर्थ ग्रहण पूर्वक स्पष्ट वाचन। केवल लिखित शब्दों या वाक्यों का शुद्ध उच्चारण करना ही पठन नहीं है, अपितु अर्थ ग्रहण करते हुए उसका शुद्ध उच्चारण करना पठन कहलाता है। यहाँ पर शुद्ध उच्चारण हम सहस्वर वाचन की बात करें, मौन वाचन में तो शुद्ध पठन होगा, शुद्ध वाचन हो जाएगा। वस्तुतः भाषा सीखने के 4 कौशल हैं, जिनमें वर्तमान वैज्ञानिक या प्रतिस्पर्धात्मक इस व्यस्तता के युग में पठन कौशल का जो है विशेष महत्व माना गया है। इतनी बात को सरल भाषा में बस इतना ही समझ लीजिए, पठन कौशल जो है उसका विशेष महत्व है। भाषा कौशलों में पठन महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है। 3R की जो अपन बात करे थे अभी, जिसमें रीडिंग, राइटिंग और रिथमेटिक ये जो फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं, इसमें भी आप देखेंगे कि पठन जो है, रीडिंग जो है उसको प्रथम स्थान प्राप्त है। तो 3R की प्रक्रिया में जो रीडिंग, राइटिंग और रिथमेटिक की हम बात करें, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, रिथमेटिक अंक गणित, इसमें भी आप ये बात करें तो जो है पठन का स्थान कौन सा माना गया है, सबसे पहले माना गया है। पठन पर ही अन्य विषयों का ज्ञान आधारित है। इस आधार पर अपन ऐसे कह सकते हैं पठन अभ्यास पर ही बालक की संपूर्ण मानसिक भावात्मक उन्नति है वो आश्रित रहती है। ये सामान्य से अपन ने पठन की बातें की। उसके बाद आगे चर्चा करें पठन कौशल जो है, इसका अन्य नाम की हम बात करें तो इसको वाचन या साक्षरता का या शिक्षा का पर्याय माना जाता है। अंग्रेजी में रीडिंग, यूरोपीय भाषा में रेडेन और रेटेन इत्यादि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, आप ऐसे कहेंगे रीडिंग, रेटेन या रेटेन जो शब्द हैं वो भी पठन के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्याख्या करना, सलाह देना या पढ़ना। इन शब्दों का जो है वो अर्थ माना गया है।
संस्कृत में हम बात करें वाचन शब्द की उत्पत्ति जो है वो वच धातु से होती है। इस प्रकार इसका अर्थ है पठनम पढ़ना, पाठकरणम पाठ करना, उद्घोषणम उद्घोषणा करना आदि इस वाचन शब्द का अर्थ माना जाता है। इस आधार पर भी आप ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ जो पठन कौशल है उसी को हम क्या नाम देते हैं, वाचन। वैसे दूसरी भाषा में आज की हिंदी में एक शब्द होता है ना बाँचना, तो बाँचना किसको कहते हैं, पढ़ने को ही तो कहते हैं। तो वाचन जो शब्द है वो पठन के ही पर्याय के रूप में आता है। फिर आप ऐसे कह सकते हैं, ल्यूइस ने एक किताब लिखी है, उसका नाम ध्यान रखना स्कूल में भाषा, ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। ल्यूइस की एक पुस्तक है जिसका नाम है स्कूल में भाषा। स्कूल में भाषा नामक जो पुस्तक है, इस पुस्तक में ल्यूइस महोदय ने लिखा है वाचन एक क्या है, साधन है। वाचन एक साधन है। कैसा साधन है, जिसके द्वारा बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान की राशि से परिचित हो जा सकता है। संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से, अर्थात अन्य लोगों ने जो अपने ज्ञान को इकट्ठा कर रखा है, लिख लिख करके उसको व्यवस्थित सुरक्षित रख रखा है, पठन के द्वारा बालक उस ज्ञान से परिचित हो जाता है। पठन एक कला मानी गई है। इसके विकास हेतु सबसे पहले शिक्षक के द्वारा यह देखने योग्य होता है कि छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से पढ़ने के लिए योग्य है कि नहीं है। अर्थात पठन की शिक्षा देने से पहले यह ध्यान रखना होता है कि बालक शारीरिक और मानसिक रूप से पढ़ने के लिए अगर योग्य है तो फिर उसको आप पठन की शिक्षा दे दीजिए। ये सामान्य सी बातें हैं। उसके बाद आगे पठन के सोपानों की हम बात कर लेते हैं। पठन के सोपान जो हैं वो मूलतः संस्कृत भाषा में 3 माने गए हैं। वर्णमाला की पहचान करना, जिसको आप ऐसे कह सकते हैं प्रत्यभिज्ञान। वर्णमाला की पहचान करना, दूसरा हो गया अर्थग्रहण और तीसरा हो गया पाठ्य वस्तु के मध्य क्रमबद्धता लाना। ये पठन शिक्षण के सामान्यतः सोपान माने जाते हैं। उसके बाद आगे की हम चर्चा करें तो इसमें आप पठन शिक्षण के उद्देश्य, बालकों को पठन क्यों सिखाया जाता है, पठन शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो ध्वनि के प्रत्येक वर्णों को देखकर, ध्वनि के प्रत्येक वर्णों का मतलब है जिस प्रकार जैसे लिपि में ये प्रतीक लिखे गए, इनको देख करके फिर स्पष्टीकरण की योग्यता उत्पादन करना या अर्थ ग्रहण की योग्यता उत्पन्न करना। नंबर 2, ध्वनि और उच्चारण स्थानों का समुचित ज्ञान प्रदान करना। विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ण पर समुचित बलाघात आदि का प्रयोग करना। ये समुचित बलाघात मौखिक अभिव्यक्ति में होता है। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब है आप इसके जब सहस्वर वाचन करेंगे ना, उस समय बलाघात का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग सहित शब्दों का विश्लेषण करने की योग्यता उत्पन्न करना। आरोह, अवरोह, लय, यति, गति आदि को ध्यान में रखकर भावानुकूल वाचन करना। लेखक के विचारों को जानकर की जगह जानकार की जगह जानकर होगा। लेखक के विचारों को जानकर पूर्व अर्जित ज्ञान से पठित सामग्री का संबंध स्थापित करना, मतलब पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना। विभिन्न पठन सहगामी क्रियाओं के साथ आयोजन के माध्यम से पठन में रुचि उत्पन्न करना। जैसे अंत्याक्षरी, वाद विवाद, निबंध लेखन, चर्चा, वार्तालाप आदि के द्वारा जो है हम पढ़ें तो फिर है पठन से ये बालकों की जानकारी करवा सकें। ठीक है, यहाँ पर आप कहें लेखन जो है वो लिखित को जो लेखन कौशल है उसमें, लेकिन फिर भी आप इसके ये जो सहगामी क्रियाएं हैं ना, उन सहगामी क्रियाओं का यदि आप आयोजन कर रहे हैं तो इनके माध्यम से पठन में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। जैसे अंत्याक्षरी के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, फिर भाषण के द्वारा, चर्चा, वार्तालाप आदि के द्वारा बालकों में पठन के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। उसके बाद आगे पठन शिक्षण का महत्व, बालकों को जो पढ़ना सिखाया जाता है तो उसका शिक्षण में क्या महत्व है उसके विषय में हम के उच्चारण शुद्ध होता है। जब सहस्वर वाचन आदि करवाते हैं तो बालकों का उच्चारण कैसा होता है, शुद्ध, क्योंकि आदर्श वाचन अध्यापक करता है, बालक अनुकरण वाचन करता है। तो अध्यापक का जो आदर्श वाचन है उसमें अध्यापक शुद्ध उच्चारण करता है, तो अनुकरण वाचन के दौरान बालक भी शुद्ध उच्चारण सीख जाते हैं। स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। मौन वाचन जब करवाया जाता है तो बालकों में स्वाध्याय की भावना विकसित हो जाती है। ज्ञान कोश में वृद्धि होती है। छात्र सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान घर पर रहते हुए प्राप्त कर लेते हैं। पढ़ करके ये सारा ज्ञान उनको मिल जाता है। अर्थ ग्रहण की क्षमता विकसित हो जाती है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। पठन के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होने लगता है। सृजनात्मक शक्ति जो है उसका विकास होने लगता है और अभिव्यक्ति सशक्त होती है। अभिव्यक्ति सशक्त कैसे होती है? सहस्वर वाचन आदि के द्वारा जब उच्चारण करना सीख जाता है तो बालक की अभिव्यक्ति है वो भी मजबूत होती है। ये सामान्यतः पठन शिक्षण का जो है महत्व हो गया। उसी के बाद इसी महत्व की कड़ी में हम बात करें
छात्रों में सद्वृत्ति, श्रेष्ठ आचरण का विकास होता है। पढ़ने की योग्यता के विकास से अन्य कौशलों का भी विकास होने लगता है, जैसे लेखन, मौखिक व्यक्ति, अर्थग्रहण आदि का विकास होने लग जाता है। अवकाश के समय का सदुपयोग होने लगता है और छात्र इसमें सजग सक्रिय रहते हैं। ये सामान्य सी बातें अपन इसके महत्व को लेकर के हो गई। अब के जब पठन क्रिया करता है, जब बालक पढ़ता है तो पठन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है? तो देखिए, पठन क्रिया करते समय जो पाठ्य पुस्तक होती है वो बाएं हाथ में पकड़ी जाती है और आंखों से 12 इंच की दूरी पर या 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है 45 डिग्री का कोण बनाते हुए बाएं हाथ में पुस्तक पकड़ी जाती है। ये सामान्य सी बात है कि पठन क्रिया करते समय ध्यान रखना, दूरी 12 इंच या 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कितने डिग्री का? 45 डिग्री। 45 डिग्री का कोण बनाते हुए हाथ को भी ध्यान रखना है। कौन सा हाथ? बाएं हाथ। बाएं हाथ को संस्कृत में कहते हैं वाम हस्त। वाम हस्त, बाएं हाथ में जो है पुस्तक ग्रहण करनी चाहिए। ये सामान्य सी पठन क्रिया करते समय ध्यान रखने योग्य बात है। ये तो आपके पठन शिक्षण के सोपान और इसके महत्व की, उद्देश्य की बात आ गई। अब बात करते हैं हम पठन के भेदों की। पठन के भेद हैं जो पाठकों की संख्या की दृष्टि से और अभिव्यक्ति की दृष्टि से। यहाँ अभिव्यक्ति का मतलब अभिव्यक्त करना नहीं है, अभिव्यक्ति का मतलब यहाँ उच्चारण या मौन रूप में, उससे अभिप्राय है। ठीक है, अब देखिए, यदि हम पाठकों की संख्या की बात करें तो पाठक एक हो, जब एक समय में एक ही पाठक पढ़ रहा है तो यहाँ व्यक्तिगत में पाठक कितने होंगे? पाठक एक होगा। और सामूहिक में पाठक जो हैं वो किस रूप में होंगे? समूह के रूप में। ठीक है, अभिव्यक्ति की दृष्टि से सहस्वर पठन, सहस्वर पठन का मतलब उच्चारण के साथ, उच्चारण के साथ। और मौन पठन का मतलब हो गया मन ही मन, मन ही मन में किया जा रहा है, वो क्या हो गया? मौन पठन हो गया। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। जब एक समय में एक पाठक पठन कर रहा है, पढ़ने वाला पाठक एक होगा तो व्यक्तिगत होगा, सभी समूह में करेंगे तो वो सामूहिक हो जाएगा। उच्चारण के साथ में जो पठन किया जा रहा है वो सहस्वर पठन हो जाएगा। मन ही मन में जो पठन किया जा रहा है वो मौन पठन होगा। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं सहस्वर पठन। सहस्वर पठन के उद्देश्य, यहाँ से प्रश्न आता रहता है बार बार, इनको ध्यान से समझना। शब्दों तथा ध्वनियों के ज्ञान व शुद्धोच्चारण की योग्यता, ये प्रश्न बार बार आता है। सहस्वर पठन द्वारा शब्दों के ज्ञान के साथ में उसका शुद्धोच्चारण की योग्यता, क्योंकि सहस्वर पठन उच्चारण के साथ होता है तो इसलिए यहाँ शुद्धोच्चारण की योग्यता का विकास किया जाता है। पठन के साथ अर्थबोध कराना, अर्थ ज्ञान कराना, लय, यति, गति, आरोह अवरोह तथा विराम आदि चिन्हों का ध्यान रखते हुए सहस्वर पठन की योग्यता उत्पन्न करना। इसी प्रकार भावानुरूप स्वर की उच्चता या मंदता, आरोह अवरोह, मौन पठन में तो जो स्वर उच्च और मंद होते नहीं है, सहस्वर पठन में होते हैं, तो इस योग्यता का अभ्यास बालकों को कराना सहस्वर पठन का उद्देश्य हो गया। सहस्वर पठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना और श्रोताओं की संख्या एवं अवसर के अनुसार वाणी को नियंत्रित करना। ये सहस्वर पठन के हम सामान्यतः बात करें किसकी? उद्देश्य की। फिर उसके बाद में भेद, सहस्वर पठन के भेद। सहस्वर पठन के भेद मुख्यतः दो माने जाते हैं। एक तो होता है आदर्श वाचन और एक होता है अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। अनुकरण वाचन किसके द्वारा? छात्रों के द्वारा। आदर्श वाचन शिक्षक का। अब शिक्षक के द्वारा कैसे होता है? गद्य पाठ जो है, गद्य पाठ का, यदि गद्य पाठ है तो कितनी बार करेंगे? एक बार। और यदि पाठ आ गया पद्य पाठ तो पद्य पाठ का सामान्यतः कितनी बार? 3 बार। इस रूप में आदर्श वाचन होता है। फिर छात्रों के द्वारा, अध्यापक के द्वारा जो आदर्श वाचन किया गया उसी का अनुकरण करते हुए यदि छात्र वाचन करते हैं तो उस वाचन को कहा जाता है कौन सा वाचन? अनुकरण वाचन। अब यहाँ पर एक शब्द बार बार ये भी पूछा जाता है, अनुपठन नाम दे करके पूछा जाता है। ये अनुपठन क्या होता है? तो आपको इसको याद रखने के लिए ये वाले शब्द आपको ध्यान रखने होंगे। ये शब्द आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये वाले एक एक शब्द या एक एक वाक्य का पठन, इसी से आपका आंसर निकलेगा। एक एक शब्द या एक एक वाक्य का पठन जब शिक्षक करता है, छात्र भी उसी प्रकार अनुकरण करते हुए एक एक शब्द या वाक्य का पठन करते हैं तो वह पठन कहलाएगा कौन सा? अनुपठन। देखिए, अनुकरण वाचन और अनुपठन में अंतर कर लेते हैं।
अनुकरण वाचन में तो क्या होता है, शिक्षक पूरे श्लोक को एक साथ, पूरे पद्य को एक साथ या गद्य को एक साथ पढ़ देता है। फिर छात्र क्या करता है, जिस प्रकार शिक्षक ने पूरे को एक साथ पढ़ा है वैसे छात्र भी अनुकरण करते हुए पूरे को एक साथ पढ़ेंगे, वो तो अनुकरण वाचन हो गया। लेकिन अगर कोई गद्य पाठ आ रहा है, कोई अनुच्छेद आ गया, कोई पैराग्राफ आ गया और उस अनुच्छेद में शिक्षक एक शब्द बोल रहा है, फिर छात्र एक शब्द बोलते हैं, या फिर शिक्षक पहले एक वाक्य बोल दे फिर छात्र उसी वाक्य को बोले, फिर शिक्षक दूसरा वाक्य बोले छात्र भी दूसरा वाक्य बोले, एक एक शब्द या एक एक वाक्य को बोल बोल करके फिर अनुकरण करते हुए ऐसे पढ़ा जाता है, उसका नाम होता है कौन सा, अनुपठन। वैसे याद रखना अनुपठन गद्य पाठों में होता है, पद्यों में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि पद्य पाठ में रसानुभूति नहीं हो पाती है, इसलिए गद्य पाठों में ये अनुवाचन या अनुपठन करवाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं मौन पठन की। मौन पठन क्या है, इसके विषय में ध्यान देना। लिखित विषय वस्तु को एकाग्रचित्त होकर के, ये ध्यान रखना है, एकाग्रचित्त होकर, लिखित विषय वस्तु को एकाग्रचित्त होकर मन ही मन अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, मन ही मन अर्थ ग्रहण करके मन ही मन पढ़ना, वह कहलाता है कौन सा, मौन वाचन। तो आप एकाग्रचित्त होकर मन ही मन पठन कर अर्थ ग्रहण करना ही मौन पठन कहलाता है। सस्वर पठन की अपेक्षा मौन पठन से अर्थ ग्रहण शीघ्रता से होता है तथा अर्थ ग्रहण के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। कौन सा पठन उपयुक्त माना जाता है, मौन पठन। यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री हुए ब्रायन, और उनकी पुस्तक का नाम क्या है, साइलेंट रीडिंग। ये ध्यान रखेंगे, ब्रायन की किताब का नाम है साइलेंट रीडिंग, और उस साइलेंट रीडिंग में ब्रायन ने मौन पठन को अल्पव्ययी कहा है तथा दैनिक क्रियाओं के लिए उत्तम विधि कहा है। अल्पव्ययी इसलिए क्योंकि मौन पठन में एक तो समय कम लगता है, दूसरे आप ऐसे शारीरिक श्रम नहीं, शारीरिक शक्ति भी नहीं लगती है, तीसरी बात समय की बचत हो रही है, अर्थग्रहण जल्दी हो रहा है, इसलिए ये अल्पव्ययी बताया गया है। दैनिक क्रियाओं के लिए उत्तम विधि इसलिए कहा है, हम प्रतिदिन पठन, रोज हम जब पढ़ने का कार्य करते हैं तो अधिकांशतः हमारा जो समय होता है वो मौन रूप में ही व्यतीत होता है, ठीक है। और ये कहा उत्तम पद्धति का है, इन्होंने अगर उत्तम पद्धति का है तो इस बात पर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि मौन पठन उत्तम पठन माना गया है सस्वर पठन की अपेक्षा। ब्रुक्सन और गेट्स ये भी कहते हैं कि वयस्क व्यक्ति का मौन पठन जो है उसके सस्वर पठन की अपेक्षा द्रुत गति से चलता रहता है, और मौन रूप में पढ़ा हुआ अंश है वो लंबे समय तक याद रहता है। यही बात कहते हैं कि सस्वर पठन की अपेक्षा द्रुत गति से होता है और अधिक समय तक याद रहता है। मौन रूप में जो पढ़ा हुआ अंश है वो लंबे समय तक याद रहता है, ये बात कहते हैं कौन, ब्रुक्सन और गेट्स। तो इन परिभाषाओं के आधार पर ये जो इनके कोटेशन दिए गए हैं, इनके आधार पर आप ये कह सकते हो कि मौन पठन की अपेक्षा जो है वो सस्वर पठन की अपेक्षा जो है वो मौन पठन उत्तम माना गया है। इससे अर्थग्रहण ज़्यादा होता है, शीघ्र होता है, लंबे समय तक याद रहता है। फिर उसके बाद मौन वाचन के हम उद्देश्यों की बात करें, मौन पठन बालकों से क्यों करवाया जाता है, तो एक तो ये स्वाध्याय की आदत का विकास करना, स्वाध्याय की भावना को विकसित करने के लिए मौन पठन करवाया जाता है। उसके बाद सामान्य सी बात होगी, पठन गति का विकास, अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास, चिंतन मनन को बढ़ाना, नवीन सूचनाओं को एकत्र करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, जिज्ञासा का समाधान करना, अवधान केंद्रीकरण, ये ध्यान रखेंगे। ध्यान केंद्रीकरण की क्षमता का विकास करना, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना, इसी प्रकार सृजनात्मक की योग्यता का विकास करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, संस्कृत की विभिन्न विधाओं जो हैं उनके प्रमुख तत्वों से परिचित करवाना, ये सारे मौन पठन के क्या हैं, उद्देश्य हैं। फिर उसके बाद मौन पठन के भेद, मौन पठन के भेदों की हम बात करें तो मौन पठन के मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं, द्रुत मौन पठन, गहन या गंभीर मौन पठन। कुछ लोग कहते हैं कि मौन पठन का तीसरा भेद भी होता है साधारण या सामान्य मौन पठन। आप यहाँ मूलतः दो ही मानेंगे, द्रुत पठन और गहन पठन। द्रुत पठन और गहन पठन, यही देखिए हम ऑथेंटिक बुकों की बात करते हैं तो आप वहाँ पर जैसे शिक्षा मंत्रालय आदि की जो बुक्स हैं उनमें यदि आप देखेंगे तो मौन पठन के दो ही भेद बताए गए, द्रुत मौन पठन और गहन मौन पठन। द्रुत मौन पठन तो क्या होता है, शीघ्रता के साथ किया गया मौन पठन जो है वो द्रुत मौन पठन होता है, और अत्यधिक चिंतन मनन के साथ किया गया पठन गहन मौन पठन कहलाता है, ठीक है। जिस विषय वस्तु की भाषा शैली सरल हो, आसानी से समझ में आने वाली हो, उसका तो द्रुत मौन पठन हो जाता है, और जिसकी विषय वस्तु जो है जिसमें जो तथ्यात्मक हो, परिभाषाओं से युक्त हो, आंकड़ों से युक्त हो, जिसमें अत्यधिक चिंतन मनन की आवश्यकता हो, उन विषयों का होता है द्रुत मौन पठन, जैसे गहन मौन पठन।
कहानियों के पाठ जो होते हैं उनका द्रुत पठन हो जाता है, और आख्यायिका आदि के जो पाठ होते हैं आप ऐसे कहें जिनमें उच्च माध्यमिक स्तर आदि की जो पाठ्य पुस्तक होते हैं जिनमें चिंतन मनन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उनका होता है गहन या गंभीर मौन पठन। अब सबसे पहले हम बात करें, इसके बाद आगे पठन को प्रभावित करने वाले कारकों की। पठन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें हम बात करें तो एक तो होते हैं शारीरिक कारक। शारीरिक कारक जो होते हैं वे बालक के पठन को प्रभावित करते हैं। शारीरिक कारक बालक के पठन को कैसे प्रभावित करते हैं? जैसे दृष्टि व श्रवण दोष, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, दिखाई कम देना, सुनाई कम देना। आदर्श वाचन शिक्षक कर रहा है, जिस छात्र को कम सुनाई देता है तो वो अर्थग्रहण कम पढ़ पाएगा। जो बालक देख करके पढ़ रहा है जिसको कम दिखाई दे रहा है वो इसलिए स्पष्ट जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए दृष्टि दोष होना, श्रवण दोष होना बालक के पठन को प्रभावित करता है। इसी प्रकार उच्चारण स्थान आदि जो हैं इनमें दोष हो तो वे भी बालक के जो हैं पठन को प्रभावित करते हैं। हकलाना, तुतलाना आदि जो हैं शारीरिक कारक हैं जो बालक के पठन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। नंबर 2, दूसरी बात करें तो आप यहाँ पर कहेंगे कि ये जो है दूसरा मानसिक कारक। मानसिक कारक भी बालक के पठन को प्रभावित करते हैं। मानसिक कारक कैसे? जैसे मानसिक कारक का मतलब बालकों की मानसिक योग्यता। अब मानसिक योग्यता अलग अलग होगी तो बालक के सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, ऐसे अलग अलग बालक होंगे। तो ये क्या कहें? मंद बुद्धि बालक की तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, अर्थग्रहण की क्षमता, शब्द भंडार, कोशाग्र बुद्धि बालक की अपेक्षा कम होती है। इसलिए जो बालक के पठन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। फिर के संवेगात्मक कारक। संवेगात्मक कारक कैसे? भय, लज्जा, शंका, ईर्ष्या, हीन भावना, उपेक्षा आदि बालक के पठन को प्रभावित करते हैं। कैसे? कोई एक बालक है जिसमें ये संवेग नहीं है, जो डरता भी नहीं है, जिसको शर्म नहीं आती है, हीन शंका आदि नहीं होती है, वो शब्दों को बिना किसी झिझक आदि के जल्दी जल्दी शब्दों का पठन करते रहते हैं। लेकिन जो डरता रहता है, जिसको शंका होती है, वो धीरे धीरे अपेक्षा करके कम पढ़ते हैं। इसलिए आप ऐसे कह सकते हैं संवेग होते हैं वे बालक के पठन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत कारक भी हो सकता है। व्यक्तिगत कारक कैसे? स्वयं की रुचि न हो, कक्षा से लगातार अनुपस्थित हो जाए, पाठ्य पुस्तकों का अभाव हो, ऐसे जो व्यक्तिगत कारक होते हैं वे भी बालक के पठन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद आप बात कहें वातावरण। वातावरणीय कारक भी बालक के पठन को प्रभावित करते हैं। कैसे? वातावरणीय कारकों में आप ऐसे कहें क्षेत्रीय विशेष की बोली है, प्रांतीय प्रभाव है, माता पिता का उच्चारण है, ये सब आदि बालक के पठन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो स्थानीय बोली होगी, प्रांतीय प्रभाव हो गया, माता पिता का उच्चारण हो गया, ये सारे बालक के पठन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब यहाँ से आप इसके बारे में आगे कहें ये जो दोष हो गए, बालकों के पठन दोष आ रहे हैं, उनको हम दूर कैसे करें? तो बालकों को लिपि का पूरा ज्ञान देना चाहिए, पठन में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, सुंदर वातावरण का निर्माण करना चाहिए, शारीरिक दोषों का उपचार करवाना चाहिए, पठन का अभ्यास करवाना चाहिए, आवृत्ति पुनरावृत्ति पर बल देना चाहिए, अध्यापक का स्वयं का पठन आदर्श पठन होना चाहिए, कठिनता के आधार पर पाठ की सामग्री का निर्धारण करना चाहिए, मतलब पहले सरल और फिर कठिन। मंदबुद्धि छात्रों के पठन हेतु अतिरिक्त कक्षाएं लगानी चाहिए, छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति व लिखित अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए, पठन प्रतियोगिताओं का आयोजन और पुरस्कृत करना चाहिए। ये सारे कुछ उपाय ऐसे हैं जिनके द्वारा हम बालक को जो है उसके पठन में जो दोष आ रहे हैं उन दोषों को दूर किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात और कहें, जो पठन दोष होता है, पठन दोष, पठन में दोष या आप कैसे कह दो विकार, वह नाम होता है उसका क्या? डिसलेक्सिया। इसको बारे में आप जान, डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन से संबंधित दोष या पठन से संबंधित जो विकार होता है उसका नाम क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन पठन शिक्षण की विधियाँ। बालकों को जब हमें पठन सिखाना है तो हम कौन कौन सी विधियों के द्वारा सिखा सकते हैं? तो एक तो है वर्णोच्चारण विधि, दूसरी है चित्र विधि, तीसरी होगी अनुकरण विधि, चौथी होगी ध्वनि साम्य, फिर वाक्य गठन, संगति और भाषा यंत्र। इन विधियों के द्वारा जो है हम बालक के पठन को जो है वो प्रभावित करते हैं, पठन सिखाते हैं। हेलो, हाँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, बताओ। हाँ, हेलो, हाँ बताओ दो। नहीं, अभी क्लास कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पठन शिक्षण की विधियों को लेकर के। ये पठन शिक्षण की कुछ विधियां हैं,
इन विधियों के द्वारा हम बालकों को पढ़ना सिखा सकते हैं। वर्णोच्चारण विधि हो गई, चित्र विधि, अनुकरण विधि, ध्वनि साम्य विधि, वाक्य गठन विधि, संगति विधि, भाषा यंत्र। इन विधियों के द्वारा आप बालकों को पढ़ना सिखा सकते हैं। अब ये जो विधियां हैं, इन विधियों की एक एक की हम डिटेल से चर्चा करते हैं। वर्णोच्चारण विधि के द्वारा कैसे, चित्र विधि के द्वारा कैसे, किस प्रकार से इन विधियों के द्वारा बालकों को पढ़ना सिखाया जाता है। सबसे पहले हम बात करें वर्णोच्चारण विधि की। वर्णोच्चारण विधि जो है, इस विधि का अलग अलग नाम दिया गया है, जिसमें एक को अक्षर बोध विधि के नाम से जाना जाता है, इसको वर्ण बोध विधि, वर्णमाला विधि, वर्ण समाम्नाय विधि। इन विधियों के नाम से तो आप इसको जानते हैं, अलग अलग नाम दे रखे हैं। पहली बात, पठन शिक्षण की कौन सी विधि मानी गई है? प्राचीनतम विधि मानी गई है, सबसे पुरानी विधि यही मानी गई है। फिर उसके बाद संस्कृत वर्णमाला का स्वर व्यंजन सहित पूर्ण ज्ञान क्रमबद्ध ढंग से करवाया जाता है। वर्णमाला का सबसे पहले ज्ञान करवा दो। वर्णों का बार बार उच्चारण करवाकर शुद्ध पठन हेतु प्रेरित किया जा सकता है। अक्षरों का ज्ञान हो जाने पर छात्रों से वर्णों के समूह से छोटे छोटे शब्दों का पठन होता है। जैसे ही बालक शब्दों का पठन सीख जाता है, फिर छोटे छोटे वाक्यों का पठन का अभ्यास करवाया जाता है। और फिर अपन बात कहें, ये जो है, जब बालक पठन वाक्यों का पठन करने लग जाता है, उसके बाद उसे निरंतर पठन का अभ्यास करवाया जाता है। इस तरीके से आप इस विधि को अपनाएंगे। वर्तमान में वर्णों का अलग अलग ज्ञान करवाकर तथा मात्राओं का प्रयोग बताकर ज्ञान को समृद्ध किया जाता है। अब इसमें कैसे हैं, देखिए, इसमें यदि आप शिक्षण का क्रम ढूंढें, अगर इस विधि में हम शिक्षण का क्रम ढूंढें तो सबसे पहले तो आया है क्या? वर्ण। वर्ण से फिर क्या आ रहा है? शब्द। और शब्द से फिर क्या आ रहा है? वाक्य। तो वर्ण, पद, वाक्य, इस तरीके से यहाँ पर इस विधि में है शिक्षण कार्य होता है। जैसे समझिए इसको, सबसे पहले स्वर व्यंजन आदि जो वर्ण हैं, इनका अलग अलग विन्यास करके इनसे वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है। वर्णमाला का ज्ञान हो गया, फिर इन्हीं वर्णों से, जैसे ये वर्णमाला का ज्ञान हो गया, तब जाकर के इनसे शब्द जो होते हैं, उन शब्दों का पठन सिखाया जाता है। और शब्दों के पठनों से फिर छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं, इन वाक्यों का पठन सिखाया जाता है। तो पहले क्या आ गया? वर्ण, फिर क्या आ गया? शब्द, और लास्ट में क्या आ रहे हैं? वाक्य। इस क्रम से यहाँ इस विधि में बालकों को पढ़ना सिखाया जाता है, जिसको पठन शिक्षण की परंपरागत विधि कह दीजिए, या आप इसको कहें पठन शिक्षण की प्राचीनतम विधि जो है, वह विधि कहलाते हैं वर्णोच्चारण विधि। उसके बाद नंबर 2 पर हम बात करते हैं चित्र विधि। चित्र विधि को पद पद्धति कह दो, या देखो और कहो, पश्य, वद या कथय। पश्य कथय च, ये विधि इस नाम से कहलाती है। पश्य कथय च या वद, पश्य वद च, इस रूप में देखो और कहो विधि। इसमें क्या होता है? इसमें बालकों के सामने कुछ चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं, और उन चित्रों के नीचे या उनके सामने नाम अंकित होते हैं। बालक चित्र को देखता है, कुछ समझता है, फिर उसके बाद में जो नाम होता है उसका पठन करता है। इस रूप में यहाँ पर ये जो है पठन शिक्षण की विधि है। यहाँ पर चित्रों के द्वारा शब्दों का पठन करता है, इसलिए डायरेक्ट इसको शब्द शिक्षण विधि या पद पद्धति के नाम से जानते हैं। अमेरिका में 20वीं शताब्दी में शब्द के पठन करने की विधि को ही चित्र विधि नाम दिया गया था। ठीक है। अब इस विधि में छात्र के सामने शब्द के साथ में कुछ चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। पहले चित्र को देखकर कुछ समझता है, चित्र को देखकर कुछ समझता है, फिर बोलता है। इस विधि में छात्र चित्र को दिखाकर उसके सामने लिखे शब्दों का पढ़ने का सही से अभ्यास करवाया जाता है। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर आप बालकों के सामने जो चित्र प्रस्तुत करेंगे, वे चित्र जो हैं बालकों के पूर्व ज्ञान या उसके सामाजिक परिवेश से संबंधित होना चाहिए, ताकि बालक उस चित्रों को जान सके और चित्रों को जान करके उससे संबंधित कुछ बातें कह सके। जैसे उदाहरण के द्वारा, जैसे मान लीजिए ये चित्र हैं आपके सामने, ठीक है। अब बालक के सामने आपने चित्र रख दिया, कबूतर, ये कपोत जो है चित्र रख दिया। अब ये इसको जान करके बालक जो है चित्र को देख करके पहचान जाएगा और उससे संबंधित जो शब्द हैं उसका पठन करने लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार जैसे आपने शशक रख दिया और फिर चित्र को देख करके बालक शब्द का पठन करेगा, इसी प्रकार ये चित्र हैं, इन चित्रों को देख करके बालक जो है पढ़ने का अभ्यास करता है। यही क्यों, अगर हम बालक के क्रियापदों का हम ज्ञान कराएं तो क्रियापदों के लिए भी, जैसे आपने यहाँ पर ये ले दिया, पठती, पढ़ रही है, पढ़ती है, लिखती, लिख रही है, लिखती है,
कर्षति, किसान खेत को जोत रहा है तो कर्षति हो गया। इसी प्रकार वह पौधे में पानी दे रहा है तो सिंचति। इस प्रकार तो क्रियापद जो हैं इनमें भी आप शब्दों के साथ साथ में ये क्रियापदों को भी आप इसमें सिखा सकते हैं। जो है चित्रों आदि को देख देख करके बालक उन शब्दों का पढ़ना सीख जाता है। इस विधि को हम कहते हैं कौन सी विधि? चित्र विधि। चित्रों में बालकों की स्वाभाविक रुचि होती है, इसलिए चित्रों को देख देख करके भी वह पढ़ना सीख जाता है। उसके बाद आगे अपन कहें अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में होता क्या है, जो अध्यापक होता है वह आदर्श वाचन करता है, शब्दों का पढ़ रहा होता है। बालक सुन करके जैसे ही अध्यापक ने पढ़े हैं वैसे ही अनुकरण करते हुए पढ़ना सीख जाते हैं। इस विधि में छात्र शिक्षक के द्वारा पढ़े गए शब्दों का अनुकरण करते हुए पढ़ने का अभ्यास करते हैं। अब संस्कृत में शब्द रूप, धातु रूप, प्रकृति, प्रत्यय, ये प्रत्यय है यहाँ पर, प्रकृति, प्रत्यय, संधि, समास आदि का पठन करवाने के लिए प्रारंभिक स्तर पर यह उपयुक्त होती है। फिर उसके बाद आगे की चर्चा करें। अगली विधि है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य के नाम से ही पता चल रहा है समान ध्वनि वाले। ध्वनि साम्य का मतलब है समान ध्वनि वाले, एक समान ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ लेकर के फिर उनका पठन सिखा देना है। कौन सी विधि है? ध्वनि साम्य विधि है। आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। इस विधि में एक समान उच्चारित होने वाले शब्दों को एक साथ पढ़ना सिखाया जाता है। यहाँ पर कहें जैसे अकारांत शब्द आ गया, ठीक है, अकारांत शब्दों की हम बात करें जैसे खगय, शस्कय, नरय, मानवय, विद्यालय, जनय, ऐसे अकारांत शब्द आ गए सीता, लता, अजा, चटका, सरला, विमला, कमला आदि। तो समान ध्वनि वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को एक साथ प्रयोग में ला करके फिर उसके बाद में बालकों को जो है पढ़ना सिखाना ही कौन सी विधि होगी? ध्वनि साम्य। यहाँ देखिए कि समान ध्वनि वाले के आधार पर नवीन शब्दों का ज्ञान सरलता से हो जाता है। ये विधि होगी आपकी कौन सी? ध्वनि साम्य विधि। उसके बाद अगली विधि की हम बात करें वाक्य गठन विधि, जो कि सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, उपयुक्त विधि मानी जाती है। इसमें क्या होता है, वाक्य ही भाषा के शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। छात्रों के सामने जो नवीन अपरिचित शब्द होते हैं या आप ऐसे के लिए जो अनेकार्थक शब्द होते हैं, उन अनेकार्थक शब्दों का सही सही अर्थ ज्ञान करवाने के लिए उसी शब्द के द्वारा जिस शब्द का अर्थ ज्ञान करवाना है उसी शब्द को प्रयोग में लेकर के एक वाक्य का निर्माण करेंगे और उस वाक्य निर्माण को पढ़ा करके ही बालक से शब्दों का अर्थ ग्रहण करवा दिया जाता है। वर्तमान में भाषाविद और मनोविज्ञान के ये सिद्ध कर दिया, क्या सीख गया कि बालक शब्द को नहीं अपितु किसको जानता है? वाक्य को ही शीघ्रता से सीखता है। संस्कृत में छात्र के समक्ष प्रारंभ में छोटे छोटे वाक्यों का गठन करके उसके बाद जटिल वाक्यों का पठन का अभ्यास करवाया जाता है। जैसे रामय गस्ती, बालकय धावति, सीता हस्ती, छात्र पढ़ती, सरल सरल वाक्य हो गए। फिर इनके बाद जो है अब दीर्घ वाक्य जो आने, जैसे रामय पठित्वा गृहम गच्छति, ऐसे। तो पहले छोटे छोटे वाक्य, फिर उन्हीं वाक्यों से दीर्घ वाक्य जो होते हैं उन दीर्घ वाक्यों का इस प्रकार यहाँ वाक्यों के द्वारा बालकों को पढ़ा करके फिर अर्थ ग्रहण करना सिखाना, यह विधि है कौन सी? वाक्य गठन विधि। गठन का मतलब है निर्माण, वाक्यों का निर्माण करके फिर उसके बाद में बालकों को पढ़ाना, वह विधि होगी कौन सी? वाक्य गठन विधि। उसके बाद अगली जो विधि है संगति विधि। संगति विधि को चित्र मिलान विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसको चित्र मिलान विधि के नाम से भी जानते हैं। पठन शिक्षण में इस विधि का प्रयोग किसने किया था? मांटेश्वरी ने किया था, अतः इसे मांटेश्वरी विधि का नाम भी दिया जा सकता है। वैसे मांटेश्वरी ने अपने नाम से मांटेश्वरी विधि लेखन के लिए दी है और पठन में इसने संगति विधि साचर्य विधि के नाम से दी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तरफ चित्र होते हैं, दूसरी तरफ नाम होते हैं। कुछ कागज के कार्डबोर्ड बने होते हैं, उन पर चित्र होते हैं, एक उन कार्डबोर्डों पर नाम होते हैं। बालकों से चित्र दिखाए जाते हैं, वो नाम दिखाए जाते हैं, चित्रों के साथ नाम का मिलान करवाया जाता है, फिर बालकों को पढ़ना सिखाया जाता है। यहाँ पर कहा गया कि इस विधि में कुछ चित्र और कुछ नाम प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्रों से उन चित्रों की उनके नामों के साथ मिलान करवा कर फिर पढ़ने का अभ्यास करवाया जाता है। इसलिए इसको चित्र तथा वाचक शब्द की संगति करके ही बालक पढ़ना सीखते हैं। इसलिए इस विधि को आप ये नाम भी दे सकते हैं, चित्र मिलान विधि। चित्र मिलान विधि के नाम से भी हम इस विधि को जान सकते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा एक तरफ आपके सामने कुछ चित्र हैं और एक तरफ उनके कुछ नाम हैं। अब क्या करता है, शिक्षक बालकों को चित्र दिखाता है, उनके नाम दिखाता है, फिर चित्र के साथ नाम की संगति करवाता है। चित्र के साथ नाम की संगति, नाम आपस में मिलवा करके फिर उसके बाद में है शब्दों का पठन करवाता है। उसी विधि को कहते हैं हम कौन सी विधि? चित्र मिलान विधि। आसानी से समझ गए होंगे, नॉर्मल सी है यहाँ पर। उसके बाद अगली विधि की हम बात करें तो वह है भाषा यंत्र विधि। भाषा यंत्र विधि पठन शिक्षण की आधुनिक विधि मानी जाती है। इसका प्रयोग जो है आप क्या करेंगे, विद्यालयों के बजाय
भाषा प्रयोगशालाएं जो होती हैं उनमें किया जाता है। भाषा प्रयोगशालाओं में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसा कोई भाषा कक्ष होता है और उस भाषा कक्ष में टेप रिकॉर्डर लगा हुआ होता है, फिर कुछ केबिन बने हुए होते हैं। भाषा कक्ष होता है, उसमें टेप रिकॉर्डर, भाषा यंत्र जिसे हम कहते हैं ध्वनि अभिलेख यंत्र है वह होता है। उसमें केबिन बने होते हैं, प्रत्येक केबिन में एक हेडफोन होता है, प्रत्येक केबिन में एक हेडफोन होता है। बालक उस हेडफोन को लगाता है जो उस ध्वनि अभिलेख यंत्र है उससे जुड़ा हुआ होता है। जिस विषय वस्तु का आपको पठन करवाना होता है वह विषय वस्तु उस टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग होती है। टेप रिकॉर्डर शुरू होता है, वह ध्वनि जो विषय वस्तु आप बालकों को पढ़ाना चाह रहे हैं उसका उच्चारण करता है। अनुकरण विधि का ही ये आधुनिक रूप है। अनुकरण विधि में तो शिक्षक उच्चारण करता है, इसमें टेप रिकॉर्डर उच्चारण करता है। फिर बालक टेप रिकॉर्डर द्वारा जो विषय वस्तु पढ़ी गई है, उच्चारण किया गया, उसको ध्यानपूर्वक सुनता रहता है और फिर उसके बाद उसी का अनुकरण जो है करता रहता है। आप एक बात याद रखें, उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण के लिए यह विधि जो है उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी? भाषा यंत्र विधि। पठन शिक्षण की एक तो आधुनिक विधि होगी, इसका प्रयोग भाषा प्रयोगशाला में होता है। अनुकरण विधि का ये दूसरा रूप है, भाषा यंत्र के माध्यम से पठन शिक्षण सिखाया जाता है, जैसे लिंग्वाफोन, सीतावाद्य, ध्वनि अभिलेख यंत्र आदि। इन्हीं के माध्यम से बालकों को क्या सिखाया जाता है? पढ़ना सिखाया जाता है। इस प्रकार आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो है बालक की पठन शिक्षण की विधियाँ थी। तो पठन शिक्षण में आपने ये ध्यान दिया कि विषय वस्तु को पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना ही कौन सा कौशल कहलाता है? पठन कौशल, जिसका कि भाषा कौशलों में तीसरा कौशल ये माना गया है। ठीक है। डिस्लेक्सिया आपको याद रखनी है, पठन से संबंधित विकार है वो डिस्लेक्सिया होते हैं। पठन क्रिया करते समय आपको आंखों की दूरी विशेष रूप से याद रखनी है, 12 इंच की दूरी या 30 सेंटीमीटर की दूरी, 45 डिग्री का कोण याद रखना है, बायां हाथ याद रखना है। फिर उसके बाद में पठन के भेदों की बात आई तो सहस्वर पठन, मौन पठन। सहस्वर पठन के 2 भेद हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। मौन वाचन के 2 भेद हैं, द्रुत और मौन। साइलेंट रीडिंग पुस्तक का नाम याद रखना है, ब्राइन। ठीक है। सहस्वर पठन की अपेक्षा मौन पठन को याद रखना है, उत्तम माना गया है। ठीक, ये सारी बातें आप विशेष ध्यान रखेंगे। सहस्वर पठन के उद्देश्य आपको याद रखने हैं, मौन पठन के जो उद्देश्य हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है। पठन के सोपान कितने हैं? 3 हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। ये सामान्य सी नॉर्मल सी बातें जो हुई हैं वे होगी पठन कौशल के विषय में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अपना जो अगला कौशल है लेखन कौशल उसकी। अब बात करते हैं अब अपने लेखन कौशल की। लेखन कौशल जो है वो भाषाई कौशलों में अंतिम कौशल है। इसका मुख्य उद्देश्य पठितस्य लिखिता व्यक्ति। सेकंड ग्रेड में आपसे ये प्रश्न पूछा गया था, लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य पूछा था, आंसर आया था पठितस्य लिखिता अभिव्यक्ति। भाषा कौशलों में ये कौन सा कौशल है? अंतिम कौशल। ये प्रश्न भी आपसे बार बार पूछा जा चुका है। भाषा का सहज रूप तो भाषण कौशल है, लेकिन इसका प्रतिबिंब रूप कौन सा रूप है? प्रतिबिंब रूप कौन सा कौशल है? लेखन कौशल है। सबसे कठिन कौशल भी कौन सा है? लेखन कौशल है। भाषा को लिपिबद्ध करना ही लेखन होता है। आप सीधे सीधे शब्दों में आप यही समझ सकते हैं, अपने विचारों को स्थायित्व प्रदान करना ही लेखन कौशल है। विचारों को लिपिबद्ध करना, लिपि में उतारना ही क्या है? लेखन कौशल है। ठीक है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषण के बाद दूसरा कौशल माना गया है। लिपि विज्ञान से संबंधित तथा मूर्त भाषी कौशल माना जाता है। ये सारी बातें हम पिछली जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हम कर चुके हैं। उसके बाद आगे ध्यान दें, पठन तथा लेखन के क्रम को लेकर के शिक्षा शास्त्रियों में जो मतभेद है वो ये हैं। फ्रोबेल तो कहते हैं कि भाषा कौशलों में वाचन के बाद लेखन आना चाहिए, जबकि मांटेसरी, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ये एक शिक्षा शास्त्री हैं जिनके द्वारा बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मांटेसरी ऐसे हैं जो वाचन से पहले, पठन से पहले क्या मानती हैं? लेखन मानती हैं। इसको बात आप विशेष ध्यान रखेंगे। अन्य शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि पठन और लेखन कैसे होने चाहिए? साथ साथ होने चाहिए। अन्य शिक्षा शास्त्रियों का ये मानना है कि पठन और लेखन बालक का साथ साथ होना चाहिए, और ये युवक जो है सर्वाधिक रूप से माना गया है। लेखन कौशल में सबसे अधिक महत्व जो है, सर्वाधिक महत्व वो किसका है? वर्तनी का है। वर्तनी का सर्वाधिक महत्व है। वर्तनी से तात्पर्य है शुद्ध लेखन। वर्तनी से तात्पर्य क्या है? शुद्ध लेखन। तो लेखन में शुद्ध लेखन का ही सर्वाधिक महत्व है। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद चर्चा करते हैं, देखिए गांधी महोदय की
गांधी जी ने कहा है, मांटेश्वरी तो क्या कहते हैं कि बालक को पहले लेखन सिखाना चाहिए। और गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि बालक को लेखन से पहले क्या सिखाना चाहिए, चित्रकला। बालक को लेखन से पहले चित्रकला सिखानी चाहिए। क्यों? वे कहते हैं कि वर्ण जो होते हैं, वर्ण भी अपने आप में क्या है, एक चित्र ही है। इसलिए गांधी महोदय कहते हैं कि बालक को लिखना सिखाने से पहले जो है उसको आप चित्रकला सिखाओ। ठीक है, इस रूप में आप यहाँ ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद अपन एक बात कहें कि यहाँ पर बालक जब लिखना सीखता है, बालक लिखना जब सीखता है तो सीधी रेखाओं के द्वारा ही वह लिखना सीखता है। वर्तनी की विधिवत शिक्षा जो है वो बालक को कौन से स्तर तक देनी चाहिए, प्राथमिक स्तर तक बालकों को वर्तनी की विधिवत शिक्षा दे देनी चाहिए। ये सामान्य सी बात हम बात करें लेखन को लेकर के। उसके बाद आगे लेखन शिक्षण के उद्देश्य, बालकों को लेखन कौशल क्यों सिखाया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य हैं, तो इसके उद्देश्यों में आप याद करें, भावों को स्थिर रूप प्रदान करने के लिए, भावों की आकृति निर्माण करने के लिए, पठित वस्तु को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए, छात्रों में लेखन शक्ति का विकास करना, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान प्रदान करना, विराम आदि चिन्हों का प्रयोग का ज्ञान करना, और सृजनात्मक शक्ति है इसका प्रदर्शन, इसका विकास करना। इस प्रकार बालकों को जो है लेखन सिखाया जाता है। फिर असुंदर लेखन के कारण कुछ बालकों का लेख जो है असुंदर हो गया, या आप ऐसे कहें वर्तनीगत दोष आते हैं। तो ये क्या कारण है, वर्तनी के दोष या असुंदर लेखन के कारण आप इनको मान सकते हैं। आरंभ में, लेखन में आरंभ से बाल पेन या फाउंटेन पेन का प्रयोग करना, लेखनी ग्रहण करने की दोषपूर्ण रीति, लेखन के समय असुविधा युक्त स्थान पर उपवेशन, उपवेशन का मतलब बैठना, लिपि के सही ज्ञान का अभाव, अध्यापक का लेख आदर्श लेख न होना, लेखन अभ्यास की न्यूनता, विराम आदि चिन्हों के ज्ञान का अभाव, ये बालक के असुंदर लेखन के कारण हो सकते हैं। फिर सुंदर लेखन के उपाय, सुंदर लेखन के उपाय जो कारण है उनको दूर कर दो। जैसे लेखनी ग्रहण करने की रीति का सम्यक प्रकार से प्रशिक्षण देना चाहिए, लेखन के समय उचित वातावरण जैसे प्रकाश आदि की व्यवस्था सही होनी चाहिए, समय समय पर सुलेख प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए, अध्यापक का लेख आदर्श लेख होना चाहिए, आँखों से कागज की उचित दूरी होनी चाहिए, अक्षरों का सुसंगठित अथवा सुव्यवस्थित प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार लेखन का अधिकाधिक अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार बालक के जो लेख हैं उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दें, लेखन संबंधी दोष, लेखन दोष या जो विकार होता है उस विकार का नाम होता है क्या, डिस्ग्राफिया। ये आप ध्यान रखेंगे। भाषागत विकार जो लेखन से संबंधित दोष या विकार है उसका नाम क्या होता है, डिस्ग्राफिया। पठन से संबंधित होता है वो तो डिसलेक्सिया होता है, और लेखन से संबंधित जो दोष होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, डिस्ग्राफिया नाम देते हैं। उसके बाद लेखन के सोपान, लेखन के सोपानों की हम बात करें तो सबसे पहले तथ्यों का संग्रह या संकलन। आप किसी विषय वस्तु का, जिस विषय वस्तु का आप लेखन करना चाह रहे हैं उस विषय वस्तु को, लेखन जो करना चाह रहे हैं उस विषय वस्तु से संबंधित आपके पास जो भी है क्या आप लिखोगे, वो तथ्यों को इकट्ठा करेंगे। जैसे ही तथ्य इकट्ठे हो गए उसको बाद सही क्रमबद्ध तरीके से जचा लो कि हमें किस वाक्य को पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है, तो उनका एक व्यवस्थित क्रम रूप से उनको जचा लेंगे। तीसरा, व्यवस्थित क्रम करने के बाद हम एक रूपरेखा, एक ढांचे का निर्माण करेंगे कि हमें कौन सी बात कहाँ लिखनी है, वो रूपरेखा बना लेंगे। चौथी बात, जैसे ही रूपरेखा बन जाएगी उसके बाद जो भी विषय वस्तु आपके पास निर्धारित है उसका लेखन कार्य कर देंगे। और पांचवा अंतिम सोपान क्या रहेगा, लेखन कार्य करने के बाद इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, पुनर्दर्शन करेंगे, कहीं कोई त्रुटि आदि तो नहीं रह गई है। इस प्रकार ये 5 एक क्रमबद्ध तरीके से सोपान होंगे। सबसे पहले तथ्यों का संग्रह या संकलन, फिर उसके बाद व्यवस्थापन या व्यवस्थीकरण, प्रारूप निर्माण या रूपरेखा निर्माण कह दो, संपादन या लेखन, अंत में पुनरावृत्ति या पुनर्दर्शन। ये लेखन के क्या हो गए, 5 सोपान हो गए। लास्ट में हम चर्चा करते हैं लेखन की अवस्थाओं की। लेखन की अवस्थाओं की हम बात करें तो लेखन की 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं, प्रारंभिक अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय और चतुर्थ अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में तो केवल तत्पर होना ही कौन सी अवस्था होगी, प्रारंभिक अवस्था। द्वितीय अवस्था में वर्णों की रचना सिखाई जाती है, तृतीय अवस्था में शब्द और वाक्यों की रचना सिखाई जाती है, और चौथी अवस्था जो है अंतिम, उसमें लेखन का निरंतर क्या होने लग जाता है, अभ्यास होने लगता है। इस प्रकार ये लेखन के हैं उसकी 4 अवस्थाएं मानी गई हैं।
उसके बाद आखिर में हम बात करें लेखन को विकसित करने के उपायों की और चर्चा करें तो अध्यापक द्वारा अधिक से अधिक श्यामपट्ट का प्रयोग करना बिल्कुल सही है। जितना श्यामपट्ट का अधिक प्रयोग होगा छात्र उस समय उतनी ही ध्यान ले लेकर के विषय वस्तु को सीखेंगे। अध्यापक का जो लेख है वो बालकों के लेख को सुधारने में बहुत अधिक कार्य करता है। तो इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह श्यामपट्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। प्रश्नोत्तर आदि जो भी हल करवा रहा है वो श्यामपट्ट के माध्यम से करवाएं, तो बालक खुद ही रुचि ले लेकर के अपने लेख को सुधारने लग जाएंगे। छात्रों के द्वारा गृह कार्य के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी लेखन का अभ्यास कराना चाहिए। गृह कार्य तो आप देते हैं, इसके अलावा पत्र पत्रिकाएं आदि जो भी होती हैं उनसे जो भी है आप बालकों को और किसी विषय को लिखने हेतु प्रेरित कर दो। फिर निबंध लेखन, पत्र लेखन आदि को छात्रों को प्रेरित कर दिए। पत्रिकाओं से हास्य कविताएं या कथाएं जैसा जो भी अनुभव आदि आ रहे हैं उनको लिखने के लिए बालकों को प्रेरित कर दो। इस रूप में आप बालकों के जो लेखन को है वो विकसित कर सकते हैं। लास्ट में लेखन शिक्षण की विधियाँ, कौन कौन सी विधियों के द्वारा बालक को लेखन सिखाया जा सकता है। तो लेखन शिक्षण की विधियों में ये नाम दिया है: मांटेसरी विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि, दृष्ट लेखन विधि जिसको जेकताट विधि भी कहा जाता है, श्रुत लेखन या उक्त लेखन विधि कह दो, पेस्टालॉजी की रचनात्मक विधि कह दो। ठीक है, अब इन विधियों में एक एक की हम चर्चा करें। सबसे पहले मांटेसरी विधि। मांटेसरी विधि क्या कहती है कि जो अक्षर होते हैं बड़े बड़े आकार के जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों पर सबसे पहले बालकों से अंगुली संचालन का कार्य कराओ। जब बालक अंगुली संचालन में अभ्यस्त हो जाए, उसका हाथ सिद्ध हो जाए, फिर कच्ची पेंसिल से आवर्तन कराओ और जब कच्ची पेंसिल से आवर्तन सीख जाए उसके बाद स्वतंत्र रूप से वर्ण रचना बालकों को करना सिखा दो। इस रूप में जो है मांटेसरी जो है बालकों को वर्ण रचना सिखाने का समर्थन करती हैं। तो मांटेसरी कहती हैं इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम बालकों से काष्ठ फलक पर बने बड़े बड़े अक्षरों पर छात्र से ये नाम याद रखना है, इसी से आपका आंसर आ जाएगा अंगुली संचालन। अंगुली संचालन का कार्य कौन समर्थन करती हैं? मांटेसरी। तो अंगुली संचालन का कार्य करवाया जाता है, तत्पश्चात पेंसिल से अनुवर्तन आवर्तन करवाया जाता है, उसके बाद में जो है पेन से अंत में पेन से लिखने का अभ्यास बालकों से करवाया जाता है। मांटेसरी ने 3 वर्ष की आयु के बालक को 3 की यहाँ पर 4 वर्ष कर लेंगे, 4 वर्ष की आयु तक बालक को 4 वर्ष की आयु के 3 वर्ष की आयु के बाद 3 वर्ष की आयु के बाद मतलब कि यहाँ आप कर लीजिए 4 वर्ष तक 4 वर्ष के हो गया 3 वर्ष की आयु के बाद यानी 4 वर्ष के बालक को वर्ण रचना सिखाने का समर्थन किया है। यह विधि जो है वो स्वयं करके सीखना, यह विधि स्वयं करके सीखना तथा खेल खेल में सीखना शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित मानी जाती है। क्यों? क्योंकि चित्रों आदि पर अगर आप यहाँ पर अंगुली आदि संचालन करवा रहे हैं तो बालक खुद ही अंगुली फेर करके फिर उसके बाद में अभ्यस्त होकर के लिखना सीख जाता है। इस विधि को कहते हैं हम कौन सी विधि? मांटेसरी विधि। नंबर 2 की हम बात करते हैं रूपरेखानुकरण। रूपरेखानुकरण विधि में होता क्या है? जिस वर्ण की आपको रचना सिखानी होती है उसी वर्ण के आकार के आधार पर कुछ बिंदुएं अंकित कर दी जाती हैं। ध्यान से समझना, बालक को जिस वर्ण की रचना सिखानी होती है उसी से संबंधित कुछ बिंदु हैं वो अंकित कर दी जाती हैं और फिर बालकों से उन्हीं बिंदुओं का परस्पर आपस में मिलान करवाते हुए बालकों से वर्ण रचना जो है वो करवाई जाती है। इसी विधि को कहा जाता है रूपरेखा अनुकरण विधि, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं अंग्रेजी में ट्रेसिंग मेथड जिसे कहते हैं वो यही है। वर्तमान समय की जो पूर्व प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तकें हैं लेखन शिक्षण हेतु वहां पर इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसको अक्षर स्वरूपानुकरण, दूसरा जो नाम दिया गया है वो अक्षर स्वरूपानुकरण विधि दिया गया है। इसमें होता क्या है? इस विधि के अंतर्गत छात्र के समक्ष अक्षर के स्वरूप के अनुसार कुछ बिंदुएं अंकित कर दी जाती हैं और उन्हीं बिंदुओं को जोड़ते हुए बालक को लिखने का अभ्यास कार्य करवाया जाता है। यह विधि पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी गई है। इस तरह ध्यान दिया है, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी गई है। वर्तमान समय में प्रचलित पूर्व प्राथमिक कक्षा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन पाठ्य पुस्तकों में लेखन शिक्षण के लिए इसी विधि का अधिक प्रयोग किया गया है। यह विधि भी स्वयं करके सीखना शिक्षण सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है। उसके बाद आपने देखा होगा ये बिंदुओं के आधार पर रचना सिखाया जाता है। अगली विधि जो है स्वतंत्रानुकरण विधि। स्वतंत्रानुकरण विधि का मतलब क्या है? इसमें अध्यापक जो है वो श्यामपट्ट पर काष्ठ फलक या बालक की स्लेट जो है, यही प्रश्न आया था आपके, तो ये काष्ठ फलक या स्लेट पर अभ्यास पुस्तिका में कुछ लिखे हुए अक्षरों को देख करके अनुकरण करते हुए छात्र उनके नीचे, ये प्रश्न इनसे निकला।
छात्र अक्षरों के नीचे लिखने का अभ्यास करता है। अध्यापक तो बालक की स्लेट पर लिख देगा या उसकी नोटबुक में लिख देगा और फिर छात्र हैं उन्हीं के द्वारा देख देख करके लिखने का अभ्यास करेगा। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिए, आपने ये कहा शिक्षक जो है बालक की जो स्लेट होगी उस स्लेट पर वर्ण लिख देगा। छात्र उन वर्णों के नीचे देख देख कर उन्हीं के नीचे लिखने का जो अभ्यास करेगा वह, या हो सकता है वह शिक्षक जो है वो बालक की अभ्यास पुस्तिका में लिख दे और फिर बालक फिर से उनको देख देख करके नीचे लिखने का जो अभ्यास करेगा उस विधि को कहा जाता है स्वतंत्रानुकरण विधि या अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। फिर उसके बाद में अगली चलती है दृष्ट लेखन या जैकटॉट विधि। दृष्ट लेखन में होता क्या है, यहाँ पर अध्यापक द्वारा श्यामपट पर लिखे गए शब्दों को देखकर लिखने का अभ्यास करता है या अपनी पाठ्य पुस्तक में से देख करके बालक लिखने का अभ्यास करता है। यह विधि स्वयं करके सीखना शिक्षण सिद्धांत पर है। प्राथमिक स्तर के लिए लेखन शिक्षण हेतु ये श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। कौन सी विधि? जैकटॉट विधि। ध्यान रखना, जैकटॉट विधि जो है प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि मानी जाती है? श्रेष्ठ विधि है। इसमें शिक्षक श्यामपट पर लिखता है, छात्र देख देख करके लिखने का अभ्यास करते हैं। उस विधि को आप नाम देंगे जैकटॉट विधि या दृष्ट लेखन विधि। फिर है उक्त लेखन विधि या श्रुत लेखन विधि। श्रुत लेखन से ही पता चल रहा है सुनकर लिखना। इससे बालकों के ये जो श्रुत लेखन है इससे बालकों के दो कौशल विकसित होते हैं, एक तो सुनना और एक कौन सा? लिखना। सुनना और लिखना। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि शिक्षक जो है वो पाठ्य पुस्तक आदि से विषय वस्तु को बोलता रहता है और छात्र जो है वो सुन सुन करके लिखने का अभ्यास करते रहते हैं। शिक्षक उच्चारण करता रहता है, बालक सुन करके लिखते रहते हैं। यही है कौन सी विधि? श्रुत लेखन विधि। ध्यान से सुनिए, शिक्षक द्वारा उच्चारित किए गए शब्दों को सुनकर लेखन का अभ्यास करना ही श्रुत लेखन विधि है। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक का यह कर्तव्य होता है कि वह शब्दों का मध्यम गति से वाचन करे और अध्यापक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य छात्र की पाठ्य पुस्तक से ही होने चाहिए। इस विधि का प्रयोग करते समय अध्यापक विराम आदि चिन्हों को न बोले अपितु छात्र ही उन्हें समझने का अभ्यास करें। ये सामान्य सी जो विधि है अपनी वह है श्रुत लेखन विधि या उक्त लेखन विधि। ठीक है। उसके बाद अपन बात करें पेस्टालॉजी विधि या रचनात्मक विधि। पेस्टालॉजी विधि में क्या होता है? इसमें यह होता है कि आप जिस वर्ण की रचना सिखाना चाहते हैं उस वर्ण के पहले आकार के उसके स्वरूप का ज्ञान बालक को सबसे पहले करवा दिया जाता है। आप बालक को जो वर्ण सिखाना चाह रहे हैं उसके स्वरूप का ज्ञान जो है वो बालक को पहले करवा दो। फिर उसके बाद उससे संबंधित जो प्लास्टिक के या अपन के लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे वो उस बालक को दिए जाते हैं और बालक उस प्लास्टिक के टुकड़े या लकड़ी के टुकड़े जो होते हैं उनको आपस में जोड़ते हुए वर्ण की क्या करता है? रचना करता है। ये भी पूर्व प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली विधि है। इसमें क्या होता है? बालक को सबसे पहले अक्षर के ज्ञान करवा दिया जाता है, उसके बाद आकृति को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। अंत में बालक विभाजित की गई आकृतियों को पुनः जोड़ते हुए अक्षर का निर्माण करता है। यह बालकों के लिए रुचिकर और मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। ये इस विधि में ज्ञान पर अवबोध पर अधिक बल दिया जाता है और इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है वो कैसा होता है? स्थायी होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अक्षर के स्वरूप का ज्ञान, विभिन्न आकृतियों में विभाजन, फिर उसके बाद उनको जोड़ते हुए वापस से अक्षर का निर्माण। ठीक है। ये सामान्यतः इसी विधि का उदाहरण है। उसके बाद हम बात करें, विशेष तथ्य लेते हैं कुछ इस लेखन से संबंधित। एक तो ये लेखन से संबंधित जो भाषागत विकार है उसका नाम क्या रहेगा? डिस्ग्राफिया। कोई बालक अनुकरण की अपेक्षा मूल रूप से नवीन रचनात्मक लेखन करता है तो इसका नाम क्या हो गया? सृजनात्मक लेखन। वह बालक का कौन सा लेखन कहलाएगा? सृजनात्मक लेखन कहलाएगा। छात्रों के लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए लेखन के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देना तथा अवलोकन करना आवश्यक होता है। मतलब प्रतिदिन आप लेखन करवा रहे हैं तो उस पर बालकों को प्रतिपुष्टि दें, उसका मूल्यांकन आदि करें, उनको जांच करें, यह आपका कर्तव्य होगा। प्राथमिक कक्षाओं में लेखन प्रशिक्षण कार्य में मुख्यतः स्वयं की अभिव्यक्ति का मतलब है बालकों को अपने भावाभिव्यक्त करने का, लेखक के अपने विचार जो हैं उनको लिखने का बालकों को अवसर देना चाहिए। ये सामान्यतः अपन लेखन से संबंधित कुछ तथ्य थे। तो आज की हमारी ये जो क्लास हुई है, इस क्लास में हमने भाषा विकास वाले जो कौशलों की चर्चा थी उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हम पठन और लेखन कौशल की चर्चा करे थे उसके बारे में हमने चर्चा की। अगले जो अपनी क्लास होगी उसमें हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद,
जय भारत।